हेलो दोस्तों, क्या घर खरीदना है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा मुनाफा बनाना है? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करने का तो आपने ठान लिया और काफ़ी सारा रिसर्च भी कर लिया। अब काफ़ी सारे रिसर्च के बाद दो ही ऑप्शन बचे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी भी आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप किसको करें यस और किसको करें नो, या फिर कौन से ऑप्शन के साथ आप आगे चलेंगे। अगर आपको भी ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। ये वीडियो में हम देखेंगे घर खरीदने या स्टॉक मार्केट में निवेश करने के क्या फायदे या थोड़े से नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगले 5 से 7 मिनट में आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखेंगे घर खरीदने के फायदे। घर खरीदने का पहला फायदा तो ये है कि ये एक अपना सपना पूरा करने वाला है। ये अपना एक आशियाना हो सकता है। तीसरा, ये अपने को एक रेंटल इनकम भी जनरेट करके दे सकता है। और वैल्यू अप्रिसिएशन, हम में से कई सारे लोगों का एक अपना खुद का घर हो ऐसा सपना तो होता ही है, ताकि हम लोग अपने घर को अपनी मर्जी के अनुसार सजा सके, ताकि हम लोग लंबे समय तक या फिर एक लाइफ टाइम के लिए उसमें रह सके और वो अपना एक आशियाना बन जाए। अगर घर हम लोगों ने पैसिव इनकम जनरेट के लिए बनाया है या फिर एक इन्वेस्टमेंट के कारण बनाया है, तो उससे हमको रेंटल इनकम भी होता है। ये हो गया इसका तीसरा बेनिफिट, वैल्यू एप्रिसिएशन। अब ये तो मोस्टली सबको पता है कि कल जिसने प्रॉपर्टी या घर में निवेश किया था वो आज एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर चुका है, और आज जो करने वाला है उसे भी कल अच्छा मुनाफा होने ही वाला है। अगर ये सारे फायदे सुनेंगे तो लगता तो है कि हमारा तीर एकदम सही निशाने पे लग गया, लेकिन क्या रुकते थोड़े से डिसएडवांटेजेस या फिर थोड़े होने वाले नुकसान भी देख लेते हैं। इसमें पहला आता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। घर खरीदने के समय हम बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन तो लेते ही है। शुरुआत में हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, जो फ्लोटिंग होता है, जिसके वजह से जब ये साल बीत जाते हैं या फिर समय गुजरने के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहते हैं और फिर हमें ज़्यादा रकम चुकानी पड़ती है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, आप घर में रहे या आप घर को रेंट पे दे दे, दोनों ही केस में आपको कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट तो देना ही है। एग्जाम्पल, कुछ जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी, ये कुछ खर्चों के लिए हमें घर में हम लोग रहे या ना रहे रेंटल और मेंटेनेंस कॉस्ट तो देना ही होता है। फॉलो अप विद ब्रोकर्स एंड टेनेंट्स, कभी कभी हम लोग घर किराए पे देने के बाद हमको ब्रोकर या टेनेंट के पीछे भागना पड़ सकता है। उसकी एक वजह यह है कि टेनेंट का ब्रोकर आपको सही टाइम पे किराया नहीं दे रहा है। लार्ज वेटिंग पीरियड टू एनकैश योर प्रॉफिट, घर खरीदने के बाद अगर 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो, और उसके बाद आप उसको एनकैश करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो शायद हम लोगों ने ये भी सुना है कि कभी कभी डिमांड कम हो जाता है। जो डिमांड बाइंग के टाइम होता है, जो सिचुएशन बाइंग के टाइम पे होती है, सेम सिचुएशन कभी नहीं होती है, जिसके वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। वो रुकना या इंतज़ार 2 महीना, 6 महीना या 1 साल का भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये सारे हो गए हम लोगों ने फ़ायदे और नुकसान घर खरीदने के। इसी तरह से कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो होंगे। तो आइए आगे बढ़कर उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ़ायदों से या बेनिफिट से। इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपके अवेलेबल फंड के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि 500 से लेकर 50,000 तक। इसमें जब आप घर में निवेश करते हैं तब आपको एक बड़ा अमाउंट बल्क में लेना होता है, लेकिन इस केस में
ऐसा नहीं है, आपके अवेलेबल फंड के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंश्योर सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। पहले हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके लोगों का पैसा डूब गया है, या फिर कुछ लोग पैसा या शेयर्स लेके भाग गए हैं। अब ये सबको रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, सेबी, ये सब लोग मिलके एक यूनाइटेडली मिलके अपना एक प्रोग्राम के अंडर अपना सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका पैसा लगभग सेफ है। यानी कि आज के डेट में तो कुछ भी इश्यू सुनने को नहीं मिल रहा है। सेल एंड एनकैश योर अप्रिसिएशन वेरी क्विकली। घर खरीदने के टाइम पे हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो घर बेचने के टाइम पे हमें कुछ नुकसान या टाइम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ ये केस में अगर आपको 3 महीने के अंदर या 6 महीने में या 1 साल में ही प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और वो प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको 48 आवर्स के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। डिविडेंड इनकम बैंक में आता है। जैसे रेंटल इनकम के लिए हम लोग जब घर खरीदते हैं तो रेंटल इनकम के लिए हमको टेनेंट या ब्रोकर के पीछे जाना पड़ सकता है, या फिर हमें उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ सकता है कि 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, आज आप दे दो, या फिर उसको याद करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। बैंक कंपनी अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं, और वो आपके अकाउंट में ही आता है। लेसर मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पे आप जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक उसके ऊपर कुछ चार्जेस एनुअली लगाता है। वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स एक ब्रोकर के पास होते हैं, तो ब्रोकर वो सर्विसेज मेंटेन करने का कुछ चार्ज लगाता है, जो कि 1000 रुपये के करीब हो सकता है, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके अकाउंट के ऊपर निर्भर है। लेकिन घर के हिसाब से ये मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम होता है। तो ये सारे हो गए बेनिफिट्स या फ़ायदे। कुछ नुकसान तो इसी के भी होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। पहला नुकसान जो लग रहा है वो, अगर आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाए, इफ़ यू आर अनेबल टू सिलेक्ट राइट स्टॉक, देन यू विल हैव टू बियर अ लॉसेस। अगर आप सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बनते हैं। कंपनी आज के डेट में डिविडेंड इतना अमाउंट देंगे या फिर इतना ग्रोथ करेंगे, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। तो ये दोनों ही एक इसके डिसएडवांटेजेस या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 25, 30 या 35 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छी पब्लिक लिस्टेड कंपनियां या फिर टॉप 100 कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे कम से कम 5000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है। उसमें से टॉप 100 कंपनीज अगर देखते हैं और उसमें से कुछ हम खरीदेंगे 10, 12, 15 या 20 कंपनी, वो कंपनीज ऐसा ही होगा जिनमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही मिले। तो ऐसा कंपनी ने हमेशा अच्छे खासे रिटर्न्स, ग्रोथ एंड डिविडेंड इनकम दे दिया है। तो अभी तो इस हिसाब से लग रहा है कि हमारा ये चॉइस बिल्कुल सही हो रहा है। आइए हम लोग आगे चल के एक एग्जाम्पल देखते हैं, और हमारे जो कंक्लूजन यहाँ पे आ रहा है उसको एक मजबूती देते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ हमें ग्रोथ और डिविडेंड रिटर्न मिलता है, जो कि अपना एक रेंटल इनकम से ज़्यादा हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हाउ मच यू वांट पर ईयर, मतलब आपको कितना अमाउंट चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे या उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे डिविडेंड यील्ड से। डिविडेंड यील्ड ये इनकम होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पास ऑन करती है। तो ये कैलकुलेशन के बाद, मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड चाहिए कंपनी ए से, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और उसको डिवाइड करना होगा डिविडेंड यील्ड से। तो हमको ये पता चलेगा कि हमको वो डिविडेंड अमाउंट मिलने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा।
अभी हम लोग 2 से 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये एक महारत्ना कंपनी है भारत सरकार का। ये कंपनी 10.9% का डिविडेंड देती है। ये डिविडेंड 2022-23 का है। अगर हमको 1 लाख रुपया इस कंपनी से डिविडेंड चाहिए तो हमको 1 लाख रुपये को 100 डिवाइड बाई डिविडेंड यील्ड से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे अपने को पता चलता है कि 9,17,000 तक का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कोल इंडिया। अगेन ये महारत्ना कंपनी है। ये भी लगभग 9% के आसपास डिविडेंड देती है। इसको अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं और मतलब 1 लाख रुपया मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइड बाई डिविडेंड यील्ड 9%, तो हमको लगभग 11 लाख रुपया इसमें निवेश करना होगा। तीसरा कंपनी है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी 10% से ज़्यादा डिविडेंड देती है। इसमें अगर हमको 1 लाख रुपया डिविडेंड चाहिए तो 1 लाख रुपये को 100 डिवाइड बाई डिविडेंड यील्ड दैट इज 10.7 ये कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करते ही हमको पता चल रहा है कि 9,34,000 के आसपास हमें एक अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना होगा। हमारा आज का चौथा और आखिरी एग्जाम्पल है वेदांता लिमिटेड का। इसमें अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कम से कम 6 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना होगा, तब हमें 1 लाख रुपए का डिविडेंड ये भी कंपनी से मिल जाएगा। अब रही दूसरी बात जाती ग्रोथ की। डिविडेंड के साथ हम लोग ग्रोथ भी देखेंगे। तो पहला देख रहे हैं हम लोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 15 और 20% से ऊपर है, यानी कि एक अच्छा इनकम यहाँ से जनरेट हो सकता है लुकिंग एट प्राइस। दूसरा है कोल इंडिया। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये है 54% एंड 43%, विच इज अ वेरी गुड। तीसरा है सेल, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, 21% से हायर है। तो अगेन इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छे फायदे का सौदा हो सकता है। वेदांता में भी वही केस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ज़्यादा है, यानी कि ये चारों ही एग्जाम्पल में अच्छा खासा डिविडेंड हो रहा है और एफडी या म्यूचुअल फंड के आसपास या उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिल रहे हैं। तो इसमें लगभग हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है 35,53,000 का, और ये चारों से हम लोग डिविडेंड इनकम बना पा रहे हैं 4 लाख रुपया। अभी हम लोग ग्रोथ फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस डिविडेंड में ही हम लोगों को महीने का लगभग 33,000 रुपीज़ मिल रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि घर खरीद 35 से 40 लाख के रेंज में अगर हम लोग कहीं पे घर ले रहे हैं तो हमको ये जो रेंट है या महीने का इनकम उससे जो जनरेट होगा वो लगभग 20 से 25 हज़ार होगा। उसमें से हमको मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस करना ही होगा, जो लोकल बॉडी टैक्सेस, कॉमन एक्सपेंसेस के रूप में हमको बेयर करने होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं कि घर खरीदने से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद साबित हो रहा है। फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार बात कर लें, क्योंकि इसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपका खुद का इंटरेस्ट या आपका खुद का जो भी सुझाव है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सुझाव है, उसको आप ज़रूर एक बार फॉलो कर लें। ये तो वीडियो में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है, ये हमारा प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बताने का कोशिश कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और अगर ऐसी ही जानकारी चाहिए जो जिसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही मिले, ये चार तो हम लोगों ने एज एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे, लेकिन हम लोग आपको इससे बेहतर ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपके प्योरली खुद के डिसीजन पे होगा। हम लोग आपको डेफिनेटली सिर्फ सजेस्ट करेंगे जो आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा और एक पैसिव इनकम हमेशा देता रहेगा। आप अगर
जितने जल्दी आप चालू कर सकते हैं, जितने जल्दी मतलब कम उम्र में, यानी कि 21 से 25 में अगर चालू करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय होगा। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप 40 के हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, 45-50 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से लेकर 15 साल, 20 साल, जैसे ही नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ग्रोथ और डिविडेंड की आउटकम या डिविडेंड का इनकम बढ़ता ही रहेगा। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रीच आउट टू अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का और जो ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। और प्लीज़ ये वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इससे आगे आने वाली जो वीडियो है, जो महत्वपूर्ण होगी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, वो आपके पास सबसे पहले आते रहेंगे।